औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा सेकंड वीक का दूसरा लेक्चर है, बल्कि तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हमने वर्क डन और इनर्जी इसके मुतालिक जो है वो कुछ चीज़ें तफसील के साथ डिस्कस करनी हैं इंशाअल्लाह। तो इसी हवाला से यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है हॉलीडे क्रेन और रेजने की किताब का, अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो सूरत में हम यूज़ करेंगे। इसके लिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स। मेरा ख्याल इसकी ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को इसका पता है। जनरल कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स और डिस्टेंस। इसमें जो फोर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस है जो हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ किया है कि जिस वक्त आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सेम डायरेक्शन में ना हो, तो उस सूरत में ये जो एफ कॉस ऑफ थीटा है ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात अब आपने याद रखनी है। ये इसी तरीके से उसने ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये कंपोनेंट फोर्स के इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और ये भी पॉसिबल है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लें एस कॉस ऑफ फाई, उस सूरत में भी ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो आपके लिए यहाँ पे कन्वीनियंट हो उसी तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो कॉस है उसकी वजह से हमें पता चल गया कि हम अगर पॉसिबल हो तो इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के तौर पे इंडिकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क है, ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर कॉल्ड 1 जूल, एब्रीविएटेड इस तरीके से है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। और ब्रिटिश सिस्टम में वर्क का यूनिट है फुट पाउंड। सीजीएस सिस्टम में यूनिट है 1 डाइन सेंटीमीटर कॉल्ड 1 अर्ग। ये नाम याद रखना है आप लोगों ने ना एमसीक्यू के लिए। इसी तरीके से 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग और 0.7376 फुट पाउंड है। ये कन्वर्जन याद रखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। अच्छा, कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वर्क व्हेन डीलिंग विद एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एब्रीवेटेड ईवी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये आपने याद रखना है कन्वर्जन फैक्टर। ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है और आपको वैसे भी याद होना चाहिए एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के लिए। ये एक प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये आप लोगों ने ज़रूर देखना है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा प्रॉब्लम है, ये भी आप लोगों ने देखना है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है सैम्पल प्रॉब्लम 2 की, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, 1 डायमेंशनल केस है। अभी तक जो बात कर रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। ये भी फार्मूला देख लीजिएगा, अंडर व्हाट कंडीशन ये फार्मूला आया है, उसमें अंडरस्टैंडिंग रखिएगा अपने जहन में कौन कौन से कंपोनेंट कैसे हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ वगैरह की सॉल्यूशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये आइडिया, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं। अच्छा, वर्क डन बाय द
वेरिएबल फोर्स है, वन डायमेंशनल केस है। इसमें हम जो है एक फोर्स कंसिडर कर लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के साथ या डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, ठीक है ना, ये, और वो कोई फंक्शनल फॉर्म होगी इसकी फोर्स की। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है, हमने ये कर लिया कि कंसिडर द फर्स्ट इंटरवल इन विच देयर इज़ अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स आई। ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द फोर्स हैज़ नियरली कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब है कि हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स टू एक्स आई प्लस टू डेल्टा एक्स नेक्स्ट इंटरवल के लिए, ठीक है। अब फिर हम ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड में उसी तरीके से, लेकिन इसमें जब ये डेल्टा एक्स जो है ये फाइनाइट है इसकी वैल्यू, तो उस सूरत में वर्क डन जो है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इन रेक्टेंगल्स को छोटा करते जाएं, यानी जो डेल्टा एक्स है ये अप्रोच करते जाएं ज़ीरो को, यानी कम करते जाएं, तो ये एग्जैक्ट हो जाती है वैल्यू, यानी उस एग्जैक्ट की तरफ चलना शुरू हो जाती है। और फिर जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस, यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए अप्रोचेस ज़ीरो, क्योंकि अभी ये अप्रोच ज़ीरो नहीं है, इज़ बिकमिंग स्मॉल। तो उस सूरत में ये सूरत हाल है, और डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एग्जैक्टली ये सूरत हाल। इसका मतलब है कि आज के बाद हमें पता चल गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एफ डी ग्राफ, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, एफ डी ग्राफ इसको कह लें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कह लें, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ कह लें। फोर्स डिस्टेंस ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो वर्क डन के बराबर हो जाए। आज के बाद हमें ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। फिर हम मुख्तलिफ सिचुएशंस देख लेते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा। ऐसा हमने इसलिए कहा कि फिर हम टोटल वर्क मालूम करने के लिए हमने तमाम वर्क्स को जमा करना था, और वो एफ एन डेल्टा एक्स एन इज़ इक्वल टू 1 to n तक जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं वो जमा करनी थी। इससे पता चला है, रेक्टेंगल जमा करने का पता इससे चला है, ठीक है, समेशन है। और डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो, क्योंकि अब हम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करना सकते हैं, तो नंबर ऑफ इंटरवल जो है वो गोज़ टू इन्फिनिटी। तो इस सूरत में हमारे पास ये हो जाएगा, और हमें पता है कि इस जब डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो करे तो इस सम को हम इंटीग्रल से अप्रॉक्सीमेट सम को इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन जो है इसकी लिमिट्स होंगी एक्स आई टू एक्स एफ, यानी फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। और ये वो एफ एक्स है एक्चुअली जो फंक्शन ऑफ एक्स है, जो फोर्स के वेरी करने का। तो इस तरीके से वर्क डन जो है वो आपके पास हो जाएगा W इज़ इक्वल टू x1 to xf एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे इसका जो पढ़ने का मकसद है यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में, कि अगर आपको फोर्स की एक्स डिपेंडेंस का पता है, तो आप फोर्स की एक्स डिपेंडेंस जो है वर्सेस एक्स प्लॉट करें, और वो जो ग्राफ बने फोर ग्राफ उसके अंडर एरिया मालूम करें। और हमें पता है कि जो इंटीग्रल होता है ये एरिया अंडर द कर्व देता है। यानी अगर फ़र्ज़ किया एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं इस तरीके से, ठीक है, तो इसका जो फ़र्ज़ कर लें, मैं इसको कहता हूं ए और इस पॉइंट को कहता हूं बी, यानी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे एक्स है, इस पर इस तरफ फोर्स है, ए से बी, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, यानी ए एक्स की वेरिएशन ए से बी है, और ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन। और ए से बी अगर मैं ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करूं, तो ये इंटीग्रल असल में यहाँ पर इसके अंडर एरिया होगा। तो इसलिए ये मैंने आपसे वेरिएबल फोर्स के लिए कहा कि ये फार्मूला वैलिड है। तो अब आपको समझ आ गया, ये इसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जा सकते हैं इस हवाले से। इसने इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स ली हैं, मसलन
एक फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो फिर उसके ऊपर जो है वो एक हुक्स लॉ के मुताबिक जो है वो फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, एफ एस इज़ नेगेटिव, और एफ इज़ लेस दैन ज़ीरो, एफ एस इज़ पॉजिटिव। असल में उसने यहाँ पर जो है ये सूरत हाल कंसिडर कर ली। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस तरफ को पॉजिटिव है और इस तरफ को नेगेटिव। अगर ये यहाँ से छोड़ेगा तो इस तरह ये करेगा, वाइब्रेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज द रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज़ ऑलवेज टेंड टू रिस्टोर द पार्टिकल। ये भी एमसीक्यू के लिए याद रख लेना। लेट अस फर्स्ट कंसिडर वर्क डन ऑन अ पार्टिकल बाय द स्प्रिंग व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये भी एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैंने कहा था आपको कि फोर्स का हमें पता होना चाहिए एक्स के साथ कैसे वेरी करती। फॉर द प्रेजेंट केस स्प्रिंग में ये फोर्स जो है वो माइनस के एक्स है, तो फिर ये लिमिट आपने लगा दी है 1/2 के एक्स आई स्केयर और के एफ स्केयर। तो इस तरीके से आपके पास वर्क डन मालूम। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन x is equal to through a displacement x, we let x I is equal to 0 f x is equal to x। तो सिंपली ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, और जब हम इस इंटीग्रल को वैल्यूएट करते हैं तो आंसर आ गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद है तो आपको पता है यही पोटेंशियल एनर्जी हमने कही हुई थी जो स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है, और आमतौर पर ये फार्मूला भी लिखते हैं। एक्चुअली इससे इस तरह ये फार्मूला डेवलप हुआ है, ठीक है जी। ये उसने मुख्तलिफ सिचुएशन जो है वो डिस्कस की है, एक्सेस ग्रेटर दैन ज़ीरो वाली और एक्सेस लेस दैन ज़ीरो वाली। तो 1/2 के एक्स और एक्स स्क्वायर, ये एरिया अंडर द ग्राफ से ये बात कैलकुलेट करने की कोशिश की है, ठीक है। और एरिया अंडर द ग्राफ ये ग्राफ है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है। तो देखा गया कि वही जो है वो निकलती है एनर्जी स्टोर्ड जो हमने इंटीग्रल से कैलकुलेट की। ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है, इसको लाजमी तौर पे आपने देखना है। इसके जो आइडियाज़ हैं वही इस्तेमाल होंगे असल में आपके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स टू डायमेंशनल केस है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स टू डायमेंशनल केस में ये हम वेक्टर इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस। अब वो जो डेल्टा एस है ये असल में टू डायमेंशन में लेंथ एलिमेंट है, ये उसको फिर हमने वेक्टर बना के कह दिए डी एस है। तो एफ कास थीटा इंटू डी एस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन वर्क डन के लिए हम यूज़ कर लेंगे। अब फोर्स जो है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मोशन टू डायमेंशन में है, फोर्स भी टू डायमेंशन में हो सकती है, तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से डेल्टा एस वेक्टर जो है इसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है, और एफ एस डेल्टा एस बराबर इसके हो जाएगा। और ये जब हमने इस इंटीग्रल के अंदर पुट किया है तो फिर वर्क का ये एक फार्मूला आ गया, लेकिन टू डायमेंशन के लिए। ठीक होगी वो। अच्छा, ये जो टाइप ऑफ इंटीग्रल है इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ये इसका आइडिया आप लोगों को वैसे होगा, लाइन इंटीग्रल जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो वर्क डन के बराबर है। ये प्रॉब्लम है आपके पास, ये भी आपने लाजमी तौर पे पढ़ लेना है ताकि वो पता चल जाए किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। ये उसने एक स्पेशल केस ले लिया इसका वर्क डन मालूम करने के लिए, कि एक वो सिंपल पेंडुलम वाला ही ले लिया उसने, कि एक पार्टिकल है जो उसने यहाँ से स्ट्रेच करके इस तरफ यहाँ तक ले आया है, तो ये देखना ये चाहते हैं कि इस दौरान इसके ऊपर वर्क कितना हुआ है, ठीक है ना। तो वो उसने स्पेशल केस के अंदर जो है वो वर्क डन कैलकुलेट किया है। आपको ये इसको लाजमी तौर पे वॉच आउट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि
एक्चुअल सिचुएशंस में किस तरीके से वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टोटल वर्क डन जो मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज़ हो सकता है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, इसका ना मैं पहले जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि जब कभी भी किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है तो वो वर्क जो है वो उसकी या तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा या उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। हर दो सूरत में जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज़ या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा या इंक्रीज़ या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये बात आपने याद रखनी, हर दो सूरत में वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। मसलन अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से सर्टन हाइट से किसी दूसरी हाइट तक ले जाएं तो आपने जो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए वर्क किया है वो वाला वर्क जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें उसने वही नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो फिर नेट फोर्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं उस सूरत में। तो वर्क डन पहली फोर्स की वजह से, दूसरे डिस्टेंस और फोर्स की वजह से, ऑन सो ऑन टोटल वर्क डन जो है वो इस तरीके से। इंडिविजुअल वर्क्स को आप, यानी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और बिल्कुल आम अलजबरिक क्वांटिटी की तरह आप उनको जमा भी कर सकते हैं वर्क को। सबसे पहले हम जो है वो उसने यहाँ पे ये इसको अप्लाई किया है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए और फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ये वर्क डन जो है वो टोटल निकाल लिया और यहाँ से फिर आपके पास आ गया K इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और ये देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, असल में ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम कह लें या आप इसको वैसे प्रिंसिपल के नाम से पढ़ते रहें, वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो W टोटल वर्क डन इज इक्वल टू KF माइनस KI डेल्टा K, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट होती है वर्क एनर्जी थ्योरम की। जिस वक्त although we have derived it in the use of constant resultant force, the work energy theorem hold in general for the non constant forces as well, ये भी याद रखना है। Like work kinetic energy is a scalar quantity, unlike work kinetic energy is never negative, ये MCQ point है। We have already mentioned that work depends upon the choice of reference frame, हाँ ये important बात MCQ में भी और वैसे भी। And is therefore should not be surprising that kinetic energy also does। तो काइनेटिक जो दूसरा पॉइंट हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी क्या है, रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट जो है वो क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी नो दैट observers in different inertial frame will differ in their measurement of velocity and they will therefore differ in assigning the kinetic energies to the particle। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये याद रखना है। although the observer disagree on the numbers to be assigned to the work and kinetic energy, they nevertheless find the same relation to hold between these quantities, namely W net यानी नेट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि इक्वेशन 19 डायमेंशनली कंसिस्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव द सेम यूनिट एज वर्क, नेमली द जूल्स, अर्ग, फुट पाउंड्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। मतलब जिस भी सिस्टम में आप उसकी बात करेंगे उसी हिसाब से फिर हो जाएगी।
अच्छा, when the magnitude of the velocity of the particle is constant, there is no change in kinetic energy and therefore the resultant force does no work. In uniform circular motion, for example, the resultant force acts towards the center of the circle and is always at right angle to the direction of motion. Such force does no work on the particle. It changes the direction of the velocity of the particle but not magnitude. Only when the resultant force has the component in the direction of motion does it do work on the particle and change its kinetic energy. Important points. Work energy theorem does not represents a new independent law of classical mechanics. We have simply defined work and kinetic energy and derived the relation between them. यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है. Newton's second law. The work energy theorem is useful, however, for solving problem in which net work done on the particle by external force is easily computed and in which we are interested in finding the particle speed at the certain position. Of even more significance is the work energy theorem as the ये significance of work energy theorem है. ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन. गिव द जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. जनरल प्रूफ जो है उसमें ये वेलोसिटी के एतबार से और ये नेट वर्क डन कैलकुलेट किया है तो वो यही आया है वर्क के ऊपर. ये खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लाजमी तौर पे मुझे डिस्कस करनी है. सैम्पल प्रॉब्लम देख लीजिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं. ये देखें, इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर फिजन विद द टिपिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये असल में इस तरह के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो लाइनों किताबों से उठाई जाती है ना, इस तरीके से. नेगेटिव वर्क हैज़ डन ऑन द न्यूट्रॉन इन दिस एग्जांपल बाय एन एक्सटर्नल एजेंट कॉल्ड द मॉडरेटर. अब ये प्रॉब्लम लाजमी तौर पे आपने करना है, इसमें और चीज़ें भी हैं. ये thereby reducing their kinetic energies by a considerable factor of few mega electron volt to few इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिड्यूस कर देता है. तो मॉडरेटर जो है इसका ये काम है. ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, इनको ज़रूर देखिएगा आप. लिमिटेशंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसमें से एमसीक्यूज बनाने हैं. डिस्कशन के दौरान ना महवश पेटी इस में से बनने वाले एमसीक्यूज की तरफ इशारा करेगी कि ये पॉसिबल एमसीक्यूज हैं. हाजरा भी और तैयबा, ये तीनों लोगों से मैं डिस्कशन के दौरान जो है वो पूछूंगा कि इस क्या पॉसिबल एमसीक्यूज उन्होंने बनाए हैं. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर. ठीक है, ये इसने एग्जांपल उसकी दी है कि वर्क जो आप करते हैं वो एक ईयर में कुछ वर्क किया जाता है और वही वर्क आप एक सेकंड में कर सकते हैं. तो बड़ा फ़र्क है उसमें. इसलिए उसने इस तरह के आइडियाज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए पावर का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया है. तो इससे पता चल जाएगा कि कोई चीज़ कोई कितनी देर में वर्क हुआ है. एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, अब हम पता है डिफरेंशियल फार्मूले यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. और वर्क डन इज़ इक्वल टू पी टी, एमसीक्यूज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है फार्मूला किसी भी जगह के ऊपर. एवरेज पावर किस वक्त यूज़ होगा? जब एवरेज पावर यूज़ होगी इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर होगी. वाट, डेफिनेशन ऑफ वाट आपको याद होनी चाहिए हर सूरत, और इसमें ये यूनिट्स भी याद होने चाहिए. 1 horse power is defined as the 550 foot-pound per second, which is equivalent to about 746 watt. जनरल, बिल्कुल जनरल, बड़े चांस होते हैं इस तरह के एमसीक्यूज़ के आने के. किलोवाट आवर आप सारे लोग देख चुके हो पहले भी, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन भी आप देख चुके हो. अगर फोर्सेस पैरेलल हो जाएं, आपको पता चल जाए, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. नोट दैट द पावर कैन बी नेगेटिव if F and V are anti-parallel. Delivering negative power to a body means doing, ये बड़ा important concept है, doing
negative work on it, that the force exerted on the body by the external agent is in the direction opposite to the displacement। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे याद रखना है, ये आपको बड़े हेल्पफुल होंगे। रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ पे ऑप्शनल है, कुछ चीज़ें हमने रेफरेंस फ्रेम के हवाला से वहाँ पर पहले भी की थी, अब दोबारा से वो कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल है जो हमने कंसिडर करनी है। अच्छा, उसके लिए उसने एक एग्जांपल की है, एग्जांपल कंसिडर की है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाला से। न्यूटन लॉ होल्ड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and if they hold in one particular frame of reference, they hold in all frame of reference that move at constant velocity relative to the frame. Consider physical quantity, certain physical quantity if observed in different inertial frame always give the same measured result. In Newtonian mechanics these invariant quantities, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखनी है आपने, इनवेरिएंट का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके पास वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और उसकी इंक्लूड एग्जांपल्स हैं फोर्स है, मैस है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये चारों क्वांटिटीज़ तो आप लाजमी तौर पे अपने जहन में रखें ना। अदर क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आर नॉट इनवेरिएंट, ये भी एग्जांपल एज मेड फ्रॉम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल we discuss in section 4.6 how to relate velocities measured between two frame of reference at a constant velocity. Two observer in different inertial frame will measure same acceleration of a particle, so they must deduce the same value of the change in velocity delta v, but they will in general not measure the same change in kinetic energy. Observers in the relative motion will also measure different values for the displacement of the particle, so although they measure the same value of the forces acting on the particle, force being an invariant, they will deduce different values for work done on the particle। important concepts हैं ये, लाजमी तौर पे आप लोगों ने इनको जहन नशीन करना है, जहन में रखना है इनको, ठीक है। In this section, we clarify these statements with the specific numerical example that demonstrate the validity of work energy theorem from the point view of observer in different frame of reference। ये आपने खुद इसको डिस्कस करना है, मेरे साथ आपने डिस्कस करना है, ये उसने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, कैलकुलेशंस की हुई हैं इसकी। इस एग्जांपल को लाजमी, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। The work energy theorem also hold for ground-based observer, even though the two observers use different numerical values for displacements and velocities and disagree on the numerical value they assign to the work and to the kinetic energy, each nevertheless conclude that there is the same numerical equality between work and change in kinetic energy. An invariant law of physics is one that has the same form in all inertial frame of reference, ठीक है, बड़ा important concept है। A good example is the work energy theorem. An invariant law of physics is one, ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि invariant law क्या होते हैं, उसके आगे 4 स्टेटमेंट्स, उसमें जो सही स्टेटमेंट हो, और एग्जांपल्स उनकी पूछी जा सकती हैं। In an inertial frame, reference frame of observer S, who measures work W and kinetic energy change delta K for a particular process, the work energy theorem W is equal to delta K is W is equal to, नहीं दोनों के लिए यही होगा। observer S prime who is in motion at constant velocity relative to, इसके पास भी वर्क एनर्जी जो है वो उस लॉ की फॉर्म यही होगी, लेकिन इस वक्त चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है ना। सो एस प्राइम टर्न्स डब्ल्यू फॉर येट अनदर इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये इसके बराबर हो जाएगा। टू एवरी ऑब्जर्वर इन एन इनर्शियल फ्रेम वर्क एनर्जी थ्योरम हैज़ द सेम फॉर्म। इनवेरिएंस प्रिंसिपल often give us clue about the working of the natural world, ये इसकी इंपॉर्टेंस में आएगा।
they signal that a particular relationship is not an accident of one's observer preferred position but as instead an effect of some deep underlying symmetry of nature. ये एक प्रॉब्लम उन्होंने कोट किया है यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम के वाला से. काइनेटिक एनर्जी एट हाई स्पीड. In previous section, we used the Galilean or Newtonian formula for transforming the velocity from one reference frame to another. We derived, ये फार्मूला आपको मैंने समझाया वहाँ पर. We derived this formula in section 4.6 and discussed its feature at high speeds, where we must use the correct relationship from special theory of relativity. Question 16, chapter 4. If you are now suspecting that half mv square formula for kinetic energy is also fail at high, you would be correct. क्योंकि kinetic energy जो है वो relative है, relative motion के ऊपर डिपेंड करती है. उस सूरत में जनरल फार्मूला फॉर kinetic energy applicable at any speed is k is equal to mv square 1/2 1 minus v square over 1. ये याद रख लेना है. फिलहाल चैप्टर नंबर 1 में इसकी डिस्कशन की जा सकती है. ये जो है वो एट लो स्पीड हम जो है ना वो इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन की मदद से इसमें कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़. ये उसने अप्रॉक्सीमेशन करने का तरीका बताया. यहाँ पर उसने काइनेटिक एनर्जी इन द ब्रैकेट कंटेन द फैक्टर दिस फैक्टर कैन बी एक्सपेंडेड विद द बायनोमियल फार्मूला जिसमें p और x की वैल्यू ये हैं, और उसको जब हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया. सब्स्टिट्यूट कर दिया बैक इसके अंदर, हाफ mv स्क्वायर ये आ गया. You can see that the fractional error we make by using half mv square is about 3/4 v over c square. ये फार्मूला लाजमी तौर पे याद रखना है MCQs पॉइंट के लिए या उस MCQs की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. इवन एट द स्पीड ऑफ 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट दिस एरर इज लेस देन 1 part in 10⁴. At our ordinary laboratory speeds we are seldom beyond 10⁻⁻⁶ of the speed of light. The error in the using is far smaller than the precision of our ability measure energies in good approximation. ये इसमें फैक्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं MCQs के एतबार से याद रखने हैं अब आप लोगों ने. ये उसने असल में ग्राफ ड्रा किया है. इस ग्राफ को भी आपने ज़हन-नशीं रखना है. इसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी इंडेफिनेटली. इसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं हो सकती इनफिनाइट. इसके मुताबिक ये काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट हो सकती है इस फार्मूले में, लेकिन इसमें नहीं. इसमें कुछ फैक्ट हैं उसने दिए हुए. इफ इक्वेशन एज ऑलवेज करेक्ट एट हाई एज वेल एज लो स्पीड, why not use it always and forget about this? Here we run up against a practical problem. Try using equation 25 with v is equal to 300 meter per second, quite a respectable speed by most standards, roughly the speed of sound in air but far below speed of light. Using your pocket calculator to evaluate the term in the bracket in 25, you will probably find the result find a result of 0. The reason is that your calculator uses 8 to 9 digits and therefore we will obtain exactly 1 when it tries to evaluate 10 raised power 1 to 10 raised power minus 12. In practice we use half mv square because it is accurate enough and computationally easier when v is below 1% of the speed of light, and we reserve the equation 25 पर higher speeds. ये से कुछ आइडिया आपको हो गया होगा कि किस तरीके से हम हाई स्पीड के लिए डिफरेंट और लो स्पीड के लिए वही इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. दिस टेस्ट वाज मेड बाय एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन. वो कहता है कि द रिजल्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑफ इक्वेशन 25, accelerating electron to the known kinetic energy and then measuring their speed by timing them over the known distance. Obviously, the data do favor the result from the relativity theory at high speed. Notice also
हाउ द टू कर्व्स आर डिस्टिंग्विशेबल एट लो स्पीड। ये प्रॉब्लम लाजमी तौर पे करना है। टेवाट्रॉन एक्सेलेरेशन का पता है, फर्मी नेशनल एक्सेलेटर के ऊपर मौजूद है। ये एमसीक्यू बन सकता है, ये भी जनरल है बात कि जो फर्मी लैब के ऊपर एक्सेलेरेशन है वो कहाँ तक एक्सेलरेट कर सकता है, या जो टेवाट्रॉन एक्सेलरेटर जो है वो किस लैब में या कहाँ पे वाक़या है। तो ये भी आपके से पूछा जा सकता है इन जनरल। या आपसे ये पूछ सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एनर्जी जो है वो फिज़िक्स में मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेवाट्रॉन अभी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर हमारी डिस्कशन एंड होती है इस चैप्टर की। अब हमने नेक्स्ट बातें जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एतबार से करनी है, वो कल हम अपने लेक्चर में करेंगे। जो वहाँ पर लेक्चर होगा वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिर इसकी डिस्कशन करेंगे जो आपके साथ मैंने करनी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।